से सुबह सवेरे पाकिस्तान और नाज़रीन कुछ क्रिकेट ही की बात करेंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पाकिस्तान में खेलने से अचानक इनकार पर जिस तरह से आम शायकीन जो है वो गम व गुस्से में नज़र में आए, उसी तरह खिलाड़ी भी जो है उनमें भी गम व गुस्सा जो है वो पाया गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। मेगा इवेंट से कबल खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की जो है मुलाकात मुतवक्के है। इस दौरान 92 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान इमरान खान अपने तजुर्बात से भी आगाह करेंगे और नौजवान खिलाड़ियों को टिप्स भी देंगे। अच्छा, दूसरी जानिब अगर बात करें, रमीज़ राजा साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि अपनी कोई भी होम सीरीज़ जो है वो खेलने अब न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाएंगे। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रमीज़ राजा ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार के बाद एशियाई ब्लॉक बनने का भी इंदिया दिया। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे जो है मनसूख होने के तमाम जो मामलात हैं वो ICC में उठाने में जो उठाते हैं, और ऐसी कौन सी उन्होंने कहा कि थ्रेट थी कि वो एक दम ही भाग गए यहाँ से और बताया भी नहीं सही तरह। सबसे अहम चीज़ है बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर, जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है एक महफूज मुल्क है और उन्होंने कहा मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा साल बरतानवी क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, साथ ही ट्विटर पर भी उन्होंने अपना पैगाम जारी किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिर में हमजा जो है उन्होंने ये कहा कि जीत जो है वो क्रिकेट की ही होगी, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के उन्होंने बारे में कहा है कि वहाँ तो वो सेफेस्ट कंट्री है, उस लिहाज से मतलब कोई इशू नजर नहीं आता। बरतानवी सफ़ीर ने क्या कहा है, पहले उनका पैगाम सुन लेते हैं, फिर आपको रमीज़ राजा साहब ने क्या कहा था वो भी सुनाए। I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. Mujhe afsos hai. This was a decision made by the ECB, which is independent of the British government, based on concerns for player welfare. The British High Commission supported the tour, did not advise against it on security grounds, and our travel advice for Pakistan has not changed. I have been a champion of international cricket's return to Pakistan and will redouble my efforts in advance of England's autumn 2022 tour. My thanks to all at the PCB who have worked so hard in support of that. आखिर में जीत क्रिकेट की होगी। बिल्कुल जीत क्रिकेट की होगी और ये जंग पाकिस्तान इस वक्त तो तनहा लड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है और चंद इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ ममालिक से जो पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, वैसे इंग्लैंड के जो साबिक कप्तान हैं वो भी बोले हैं इस हवाले से, अथर्टन ने बात की है, साथ ही जो खातून कप्तान है, खातून टीम की कप्तान है, उन्होंने भी ये बात की है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती थी, उनसे भी बात हुई। खैर, रमीज़ राजा का एक मौक़िफ़ सामने आया, वो क्या कहते हैं वो भी सुना देते हैं आपको। न्यूट्रल वेन्यू पे तो हम जाएंगे नहीं, पाकिस्तान का वेन्यू रहेगा और इंशाल्लाह निकलेंगे। अगर आप, मैं रिकॉर्डिंग काश मैं आपके साथ शेयर कर सकता जो चेयरमैन ECB के साथ की है तो आप खुश हो जाते, इसलिए कि उनको बिल्कुल मैंने ये बताया कि हमें आप इस्तेमाल करके और बिन कर देते हैं। ये ना क्रिकेट बोर्ड को जो है ये चीज़ पसंद है और ना ही फैंस को, ना ही क्रिकेट टीम को। हमारे लिए भी लेसन है और हमें भी आइडिया हो रहा है कि कौन से दोस्त हैं, प्रेशर में कौन खड़ा होता है। मुश्किल बात यह है कि बग़ैर थ्रेट को शेयर किए हुए आप अबैंडन कर दें टूर को, ये जो है ये थोड़ा सा हार्ड है हम सब के ऊपर। मैंने तो कह दिया है क्रिकेट बोर्ड को कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आती है तो हमारे पास एक प्लान B जो है वो पूरा तैयार होना चाहिए। ये ICC के ऊपर जाके जो एक रिक्वायर्ड फोरम है उसके ऊपर खुल के बात ये की जा सकती है कि इसका हल ढूंढना चाहिए सबको। रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सवेरा पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सवेरा साहिबा। अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से न्यूजीलैंड और बरतानिया के क्रिकेट बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। आप समझते हैं कि दुरुस्त साबित होगा फैसला और इसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिलने के कितने इम्कान हैं? बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा, बिकॉज हमारा राइट है ये जो बायलैटरल सीरीज भी होती हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक MOU साइन होता है और उसके तहत होती हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी पहले से तैयारियां होती हैं, फाइनेंसेस लग चुके होते हैं, इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। न्यूजीलैंड तो बिल्कुल 11th आवर पे गई है वापस, तो जाहिर सी बात है केस बिल्कुल करना चाहिए। और अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गया दैट दे आर रेडी टू बेयर द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और इवेंचुअली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इसी तरह केस किया जाएगा, ICC में जाएगी ये क्लेम जो है, ये ICC में जाएगा। बट हमें इस बात को जरूर समझना है कि न्यूजीलैंड के जाने से हमें फाइनेंशियल लॉस से ज्यादा और बहुत सारा लॉस हुआ है
उस लॉस को कैसे हम क्लेम कर सकते हैं वो ठीक है सवेरा, जिस सोचना तरह रजा कह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है, एशियन ब्लॉक की भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन जिसमें भारत शामिल नहीं होगा तो वो एशियन ब्लॉक कितना हमें मजबूत नज़र आएगा। और दोनों ममालिक ने अपने अपने दौरे तो कैंसिल किए हैं, शायद आगे जाकर अब हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी सफ में खड़ा होगा। इस वेस्टर्न ब्लॉक के साथ क्रिकेट मामलात दुरुस्त करने के लिए अब क्या हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए? बिल्कुल सही कहना है रमीश राजा का, बिकॉज ये वेस्टर्न ब्लॉक जो ये थ्रेट का सारा सिलसिला शुरू हुआ, ये फाइव आइज इंटेलिजेंस है और फाइव आइज इंटेलिजेंस जो है उसमें यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 मुल्कों की इंटेलिजेंस है जो मिलके फैसले करती है और मिलके जो भी थ्रेट होती है वो एक दूसरे को बताती है। सो उसके तहत ये टूर हमारा कैंसिल हुआ न्यूजीलैंड का। सो बिल्कुल वो एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक की वजह से हमें पहले से अंदाजा था इस बात का कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो कोई हामी नहीं भरेगा, क्योंकि उन्होंने वजह कुछ और बनाई कि प्लेयर्स को एंजाइटी और प्लेयर्स की मेंटल स्टेटस, वर्ल्ड T20 से पहले उन्होंने सिक्योरिटी की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इस एंजाइटी और प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। बट इवेंचुअली हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो कुछ ऐसा ही करने वाला 2 के 2022 में है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। इवन देन आपको तैयार रहना चाहिए मेंटली। क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि हम कुछ कर सकें एज अ बोर्ड, एज अ टीम। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना चाहिए और हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। वंस एज अ नेशन हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे और वंस एज अ टीम हम क्रिकेट में स्ट्रांग होंगे तो ये खुद भागेंगे हमारे पीछे हमारे साथ खेलने के लिए। सवेरा साहब, अगर हम रमीज राजा साहब की बात करें, मतलब उन्होंने जब से मनसब संभाला है तब से उनको बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन अगर रमीज राजा साहब की क्रिकेट कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात को देखें तो उम्मीद यही की जाती कि शायद बोर्ड से बेहतर ताल्लुकात सवार कर पाएगा पाकिस्तान। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, आप लगती हैं कि आपको लगता है कि रमीज राजा साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो इस मौके पर काम आएंगे? बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और बहुत फायदा मुझे लगता है उठाना भी चाहिए। रमीश राजा को तो मैं कहूंगी कि वो अभी आए, अभी सीट पे बैठे और अगले दिन से एक बिल्कुल सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो अभी मेरा ख्याल से थोड़ा सा उनको पाउंड जमाने दें और डेफिनेटली आगे आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि जो आपकी दोस्ती होती है, जो आपकी बॉन्डिंग होती है बोर्ड से, वो बहुत मैटर करती है। सही है। मगर इवेंचुअली अगर कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहा है कुछ और कोई कॉन्स्पिरेसी करना चाहता है तो फिर तो इवेंचुअली कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज वसीम खान ईसीबी के सेटअप से उठकर आए हैं। अगर वो ईसीबी को इस पॉइंट पे कन्वेंस नहीं कर सके तो आप ये सोच लें कि जहन पहले से बना के बैठे। और क्या वसीम खान जो उनके वहां पे जो हमारे पास यहाँ पे अभी उनके सिक्योरिटी एजेंट हैं जिन्होंने सारे अप्रूवल देने थे, जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश टूर करने का भी अप्रूवल दिया था, ये वही है रेज डिक्सन। तो उन्होंने भी यहाँ पे कंफर्म किया था, ईसीबी को ये यकीन दिलाया था कि कोई थ्रेट नहीं है। इवन देन ऐसा हो रहा है। तो अगर तो कंस्पायर कोई करना चाहता है तो फिर तो आपकी कोई दोस्ती काम नहीं आती। मगर रमीश राजा क्योंकि अच्छे टर्म्स पे हैं सारे मुल्कों के हेड से भी, फॉर्मर क्रिकेटर्स जहां जहां बैठे हुए हैं वहां वो खेले में है साथ। सो बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं और एक और फायदा उठा सकते हैं, मगर उसके लिए हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन होना बहुत जरूरी, अच्छी होना बहुत जरूरी है। बिकॉज सौरव गांगुली के साथ बहुत अच्छे रेपो है रमीश राजा की। तो अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हो जाती है हमारे पड़ोसी मुल्क से तो सौरव गांगुली के साथ एक और मामला है कि हम कहते पाकिस्तानी जो लोग हमारे हक में ट्वीट कर रहे हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात कर ली जाए तो उनका जो रद्द अमल है वो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी वाला है, सपोर्ट वाला है। लेकिन क्या इस जज्बे को या वो जो अब ट्वीट सामने आ रही हैं क्रिकेटर्स की, इसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? पाकिस्तान इस जज्बे को अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है या बोर्ड्स के मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, खिलाड़ियों की आरा बिल्कुल मुख्तलिफ होती है? देखिए, जज्बा तो है बिल्कुल और अप्रिशिएट करना चाहिए जितने लोगों ने हमारे लिए ट्वीट की, जितने लोगों ने मैसेजेस किए, हमें वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की तरफ से मैसेजेस दिखे, इवन फॉर्मर न्यूजीलैंड प्लेयर्स की तरफ से भी जो है वो सपोर्ट में मैसेजेस दिखे। बट इससे फायदा हम क्या उठा सकते हैं? मुझे तो सिर्फ 2 ही फायदे दिखते हैं। एक तो ये कि पीएसएल में जो हमारे इंडिविजुअल फॉरेन प्लेयर्स आएंगे जो टूर करेंगे वो बैकआउट ना करें आफ्टर ऑल दिस केओस एंड सिचुएशन, और वो उसी तरह आते रहें कि एटलीस्ट हमारी पीएसएल पे कुछ डैमेज ना हो। दूसरी एक और चीज जो रमीश राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि
अगर तो ऑस्ट्रेलिया नहीं आती तो हमारा प्लान भी ये है कि हम ट्राई नेशन कोई टूर्नामेंट, कोई सीरीज रखेंगे, विच मीन्स के पहले से तैयार है हम मेंटली ऑस्ट्रेलिया के ना आने के लिए। तो जो भी बोर्ड तैयार होगा उनके साथ ट्राई नेशन वो रखेंगे, सीरीज रख सकते हैं। तो अगर तो वो ट्राई नेशन सीरीज हम प्लान कर लें, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है जिस तरह हमने पहले भी किया था, वर्ल्ड 11। तो ये जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ सपोर्ट शो किया है और जो तैयार है पाकिस्तान आने के लिए, उनके साथ मिलकर वर्ल्ड 11 भी करवाई जा सकती है। हमें फिर से वो पूरा लूप घूमना पड़ेगा जो हम पिछले 5 साल से घूम रहे हैं, ट्रस्ट वापस लाने के लिए और अपने मुल्क में क्रिकेट वापस लाने के लिए। अच्छा सवेरा, ये जो कैफियत बहरानी सी बन गई है, इसी बहरानी कैफियत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वर्ल्ड T20 से कब टीम से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो तवक्को रखें हम फिर कि वर्ल्ड कप में एक हमें बदली हुई पाकिस्तानी टीम देखने को मिलेगी, ऐसी टीम मिलेगी जिसमें अटैकिंग अप्रोच भी होगी? देखें, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर उससे पहले 2016 में भी उन्होंने टीम से मुलाकात की थी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा था टीम पे। बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी हमें 2016 के वर्ल्ड T20 में, और इंडिया के मैच से पहले जो है वो मुलाकात हुई थी ताज होटल में, मुझे अच्छी तरह याद है बिकॉज मैं वहां मौजूद थी। तो थोड़ी सी अप्रिसिएशन जरूर मिलती है, मगर जो सब कुछ करना है वो इन लड़कों ने करना है। इन लड़कों को जितना रमीज राजा ललकार सकते थे उन्होंने ललकार दिया है कि अब जो कुछ होगा वो आपकी परफॉर्मेंस पे होगा। जितना गुस्सा आपको न्यूजीलैंड पे है वो अपनी परफॉर्मेंस पे चैनलाइज करें और उनको वर्ल्ड स्टेज पे हराएं, तभी आप अपनी वो रिस्पेक्ट गेन कर सकेंगे। इस तरह अगर गुस्सा करते रहेंगे तो लफ्जों से गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। परफॉर्मेंस से वो गुस्सा दिखाएं, परफॉर्मेंस से उनको हराएं और परफॉर्मेंस से जवाब दें कि आपने जो सब कुछ हमारे साथ किया है हम फिर भी शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंजेस हैं, रमीज़ राजा के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए, खिलाड़ियों के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को समझदारी से हमें जो है और जज्बाती होकर नहीं फैसले करने होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये भी नहीं कर सकते कि हम अपनी क्रिकेट कम करके बैठ जाएँ। हाँ, बेहतर फैसले कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर अपनी होम सीरीज़ नहीं खेलेंगे। तो अगर ये मामला नहीं होता तो एक तजवीज़ ये भी आ रही है कि अगर वो कहें कि हम आपके पास आके नहीं खेलते तो फिर हम उनके पास ना खेलें, उनको भी कहें कि आप भी न्यूट्रल वेन्यू पर आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर हमजा आगे बढ़ेंगे। आलमी जरीदा द इकोनॉमिस्ट ने दुनिया के 60 महफूज तरीन शहरों की लिस्ट अब जारी की है और पहले 30 नंबरों में कोई भी मुस्लिम मुल्क का शहर जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन कराची का नंबर है कुछ बिल्कुल इस फहरिस्त में शामिल है और वो 59वीं पोजीशन पर है। मगर फहरिस्त में मौजूद ये वाहिद पाकिस्तानी शहर भी है। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि ये बड़े शहरों की एक फहरिस्त थी जिसमें 60 शहरों को लिया गया और कराची गैर महफूज शहरों में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि कराची 59वें नंबर पर था और सिर्फ रंगून ही इस फहरिस्त में कराची से ऊपर है, जिसको इस वक्त सियासी बहरान का भी सामना है। मुल्क के मालियाती मरकज़ कराची के इंडेक्स में 100 में से 39.7 का मजमूई स्कोर हासिल किया और इस इंडेक्स के मुताबिक शहर कायद, सेहत, डिजिटल, माहौलियाती और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बाकी दुनिया के शहर जो हैं उनसे बहुत पीछे है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऊपर गुड रखा गया था, नीचे एवरेज रखा गया था और फिर एंड पे आके कराची का जो है नाम आ रहा था। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनाए साहब। अहमद चनाए साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अहमद चनाए साहब, डिजिटल सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी है और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है। इन पांचों की अगर बात कर ली जाए तो कराची का जो नंबर है वो 55 से नीचे ही रहा है और हम देखें तो 59वें नंबर है और सिर्फ कराची ही शामिल किया गया इसके अंदर पाकिस्तान के शहरों में से भी। आप क्या समझते हैं कि ये क्या मामलात हैं? अगर हम बात करें कि हमारे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स वहाँ से इकट्ठा हो रहा होता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उसकी भी सूरत हाल ये है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी कैसी फ़ज़ा में रह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कराची के साथ नाइंसाफ़ी का अमल जो है वो मुसलसल चल रहा है। मैं बिल्कुल कैंडिड बात कर रहा हूँ कि जहाँ हम 70% से ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, वहाँ कराची शहर को डिजिटलाइज बनाने के लिए जो एफर्ट्स की गई थी और जिनके वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। मैं इस मामले में कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, बिल्कुल एक उसूल की बात कर रहा हूँ कि इस शहर को जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है, मैं ये समझता हूँ कि इसके जो पोटेंशियल्स हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और
और कराची में काम करने की जितनी आसानियां मौजूद है, मैं समझता हूँ कि इस पे एज अ बिजनेसमैन कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ इतनी सहूलियात मौजूद हो कि सिटी विद इन द सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी भी है, ट्रेडिंग सिटी भी है, और साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे मौके भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। फिर कराची जो है वो पाकिस्तान का हब है। आप ये समझ लें कि कराची शहर में पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग यहाँ आबाद हैं, और हर आदमी ये चाहता है कि कराची में आकर आबाद हो, कराची में अपने रेवेन्यू जनरेट करे। तो जब तक कराची शहर को हम डिजिटलाइज करने की बात नहीं करेंगे, इसको सेफ एंड सिक्योर सिटी नहीं बनाएंगे, ये हालत, ये इंडेक्स हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल अहमद साहब, हम इसको डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं। अगर हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट को ही ले लें तो वो आप क्या समझते हैं, तवालत का शिकार क्यों हो गया, और इससे शहर को महफूज बनाने में मदद कितनी मिल सकती है? देखिए, बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। अगर हम ये कहें कि जी तवालत के शिकार क्यों हुआ, तो मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार जो भी हुकूमत में है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो गिने जा सकते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक उसूल की, कि इस शहर को जो है, जो रेवेन्यू जनरेट करता है, इसके पोटेंशियल को जो है वो मजीद बेहतर बनाना चाहिए था, ना कि जो है वो हम इस शहर को एक खौफजदा शहर बना लें। जाहिर है, देखिए कराची में सबसे ज्यादा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू कराची में स्ट्रीट क्राइम का आज मौजूद है, और स्ट्रीट क्राइम का वो अज़्दाम है कि जो जहां मर्जी में आए, जिधर मर्जी में आए, लोगों को जो है लूट लिया जाता है। ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। आप कराची के गली मोहल्लों में जो एक कॉमन शिकायत सुनेंगे वो यही सुनेंगे कि मेरा मोबाइल छिन गया, मेरा पर्स छिन गया, मुझे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल ले गए, गन पॉइंट पे मेरी गाड़ी ले गए। तो ये चीजें जो है वो शहर को खौफजदा बनाती हैं, शहरियों को खौफजदा करती हैं, और फिर इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो, ताकि इन क्रिमिनल्स को जो है वो रोका जा सके और इन जराइम का सद्देबाब किया जा सके। ठीक है, एक हेल्थ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। अगर हम बाकी देख लें कि चले हम तरक्की नहीं कर पाए, हम पर्सनल सिक्योरिटी किसी तरह से मेंटेन नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, अगर हम देखें डिजिटल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जो है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, लेकिन हेल्थ सिक्योरिटी मतलब कि कराची के शहरी अच्छी फ़ज़ा में सांस भी नहीं ले रहे हैं, और इनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। बाकी मामला तो चलें हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उल्टा हेल्थ के ऊपर बुरे असरात पड़ रहे हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी अगर देखा जाए तो वो भी 4 से 5 साल कम होती जा रही है। देखिए, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। कराची में जो आलूगी का माहौल है, फिर कराची में साथ में समुद्री हवा भी साथ है, ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसका मिक्सचर जहाँ धुआं ज़्यादा हो, जहाँ समंदर नज़दीक हो, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो, वो कंबाइंड होकर ज़ाहिर जो शहरी हैं उनके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। आप ये देखें, कोविड में भी कराची की जो शराय कोविड थी वो सबसे ज्यादा रही है और है भी। आज भी हम अगर पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों से मुवाजना करें तो कराची में सबसे ज्यादा जो है वो शराय कोविड मौजूद है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस बात की गमाजी करती हैं कि यहाँ सीरियसली तमाम मसाइल को, चाहे वो हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो जनरल सिक्योरिटी के हवाले से हो, उनको एड्रेस करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर ये ना किया गया तो फिर हमारी ये हालत जो है, जो आज 70 साल से है, वो बदस्तूर कायम रहेगी अपनी जगह पर। अहमद साहब, आपने जिस तरह से कहा है कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि जो शहर क़ायद के तमाम मसाइल हैं उनका हल इतना मुश्किल हो गया कि उनका कोई हल मतलब कोई तलाश ही नहीं कर रहा है, या तो मतलब वो उनसे समझ ही नहीं आ रही किस तरह हल करना है? वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास? देखिए, इसके लिए एक मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए, एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए। जब कराची ऑपरेशन का आगाज हमारी पाक फौज ने 2013 में किया था, 2015 में किया था, उस वक्त शहर की जो हालत थी वो हर एक को पता है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल इतनी ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों में बहुत बड़ा खौफ हरास था। कराची से लोग माइग्रेट कर रहे थे। उस वक्त इंटरवेंशन की गई 2013 में, और 2 साल के अंदर शहर जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हालत में आ गया, और ये तमाम मेजर क्राइम जो है उनका खात्मा हो गया। वो पॉलिटिकल विल थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन की विल थी, और यही विल जो है वो अगर आज भी की जाए कराची को बेहतर बनाने के लिए, तो कोई वजह नहीं कि ना सिर्फ जाए। ठीक है अहमद चुना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात थे, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।